नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके लॉ फैकल्टी की जो परीक्षाएं हैं, एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स की, एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स की, उसकी सेमेस्टर वाइज और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाइज पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखने के साथ साथ हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में पेपर कोड 503 है, एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, पहला आर्बिट्रेशन का। सबसे पहले एक बार हम लोग सिलेबस की ओर देखें, और सिलेबस के साथ मैं सबसे पहले मैं एक अपना निजी अनुभव साझा करूंगा। मैं जब लॉ का छात्र था और एडीआर हम लोग पढ़ा करते थे, तो हमारे अभी वर्तमान की लॉ फैकल्टी के जो डीन हैं, प्रोफेसर डॉक्टर बीडी सिंह साहब, वो हमें एडीआर पढ़ाया करते थे। और तो एडीआर में उन्होंने एक बात कही कि लोक अदालत पढ़ाते हुए उन्होंने एक बात कही कि लोक अदालत का मतलब है लोग करें, लोग करें अदालत, मतलब अपने दावे, लड़ाई झगड़े तय। तो कोर्ट की पेचीदगी से बचने के लिए, प्रोसीजरल जो जटिलता है, कठिनाई है, उससे बचने के लिए मध्य मार्ग बोलने या बोलें कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, विवादों के निस्तारण का एक अल्टरनेट मिले, विकल्प मिले, ये वो विषय है जिसमें आपको कोर्ट के चक्कर लगाने में, पैसे खर्च करने में, अपनी ऊर्जा व्यय करने में, ढेर सारी एविडेंस बाजी करने में, एविडेंस बाजी मैं तब कह रहा हूँ जब वो लंबे समय तक खिंच जाती है, नकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं, तब की बात मैं कह रहा हूँ, एविडेंस बाजी, वहाँ से बचाने के लिए एडीआर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में इसकी महत्ता जो है वो और बढ़ेगी। एडीआर का जो सिलेबस है आपका, उसमें पहली यूनिट है आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की, जिसमें आपके पास कंसेप्ट है, नीड डेवलपमेंट है, एडीआर का क्या एडवांटेज है। यहाँ पर एक निबंध किस्म का एक सवाल आपको मिलता है, अनसेट्रॉल मॉडल लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन है। उसके बाद एक्ट है जो 1996 में पहली बार आया देश में, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, जिसमें उसके ऑब्जेक्ट सैलेंट फीचर को लेकर के अक्सर सवाल पूछा जाता रहा है कि जो ये एक्ट है इसके क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या है, संक्षिप्त में लिखी किस्म के सवाल आपको मिलते रहे। आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन, सोर्सेज, काइंड्स, स्कोप, क्या इसका कोर्ट से किस प्रकार से इसका अंतर है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रल अवार्ड के टाइप्स को लेकर के चीज़ें पूछी जाती रही हैं। सूट फाइल करने में बार, मतलब सूट फाइल करने में जो निषेध है, कहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा, आप सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। रिसीट ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस, वेबर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट, एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यहाँ से आपके लिए सवाल बनता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो गया, आर्बिट्रल अवार्ड हो गया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गया, जो छोटे छोटे टर्म है, यहाँ से आपको बड़े बड़े सवाल मिल जाते हैं। दूसरी यूनिट जो है वो आर्बिट्रेशन के कॉन्स्टिट्यूशन की है, आर्बिट्रल अवार्ड के विषय में है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन है, उसके ग्राउंड्स हैं, प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग एन आर्बिट्रेटर, टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर, कैसे किसी आर्बिट्रेटर को सब्सटीट्यूट किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने तय किया किसी विवाद में कि फलाने आर्बिट्रेटर होंगे, तो बदलना अगर है, अगर उसको हटाना है, सब्सटीट्यूट करना है उसको, तो कैसे होगा। इस प्रकार से भी चीज़ें आपसे पूछी जाती रही। आगे बढ़े तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का जो जुरिस्डिक्शन है, उसकी कॉम्पिटेंस को लेकर के है कि कैसे वो जुरिस्डिक्शन पे काम करेगा, उसके कंडक्ट को लेकर के है। एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा जो एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है, उसकी वो टॉपिक आपके में विषय सिलेबस में है। कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस, उसके बाद जो है जहाँ पर बड़ा सवाल आपको मिलता है, मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, सेटलमेंट है, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड है, रेजीम फॉर कॉस्ट है, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स है, करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड है, एडिशनल अवार्ड है। तीसरी यूनिट है जो रेमेडीज एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, जिसमें रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड आने के बाद क्या रिकोर्स बचते हैं, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराने के लिए, अपास्त हिंदी में लिखा होगा, कराने के लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे एप्लीकेशन दिया जाता है। फाइनलिटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, इन आर्बिट्रल अवार्ड की जो नेचर है वो किस प्रकार का होता है, फाइनल होते हैं कि नहीं, इन्फोर्समेंट इनका कैसे होता है। रिवीजन बाय कोर्ट है, डिपॉजिट्स है, लियन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड है, प्रोविजंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी है, जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद चौथी यूनिट से आपको जो बड़े बड़े सवाल मिलते हैं इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के, जिसमें आपको पढ़ना होता है उसका ऑरिजिन, कंसेप्ट और मीनिंग। जो एडीआर का बड़ा मामला है, बड़ा मसला है, आप महीने में दूसरे महीने पर अखबार में एक बड़ा विज्ञापन पाते होंगे, उसमें लिखा होता होगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है, तो आप सब लोग यहाँ पर आवें, उसका लाभ उठाएं। तो लोक अदालत तो एक उसका बहुत चर्चित कहें कि आपके सिलेबस में होना भी चाहिए, एक उसका बहुत चर्चित स्वरूप है। लोक अदालत जो है वो एडीआर सिस्टम का एक बहुत चर्चित स्वरूप है। तो लेकिन जो बड़े कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होते हैं, जिसमें दो देशों के मध्य या दो से अधिक देशों के मध्य कुछ ऐसा
व्यवसाय को लेकर, व्यापार को लेकर के बड़ा विवाद हुआ रहता है, बड़े पैसे का, बड़े मूल्य का। तो वहाँ पर ये आर्बिट्रेशन, ये मध्यस्थता बड़ा काम कर जाती है, कहें कि लंबे समय तक ना खींच करके स्पीडी तरीके से उसका आपको लाभ मिल जाता है, जिसमें आपको ओरिजिन कंसेप्ट और मीनिंग पढ़ना होता है। कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के स्कोप क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंतर्गत जो फॉरेन अवार्ड्स हैं उनके इन्फोर्समेंट के जो जनरल रूल्स हैं, कैसे उसको अप्लीकेबल किया जाता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जिनेवा कन्वेंशन है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन है, यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। अब अगर हम सवालों की बात करें तो एक सवाल आपको आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो 1996 का है, उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे, उसके स्कोप के तौर पे, और उसके अंतर्गत जो इसकी आवश्यकता है वर्तमान में, इसकी नीड क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और कैसे एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी 1996 में। तो एक सवाल आपको इस प्रकार से मिलता है। आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो जो इसकी जो आर्बिट्रेशन के इंस्टीट्यूशन है, जो आर्बिट्रल अवार्ड के विषय में लिखा हुआ है कि आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब क्या होता है, इसके टाइप्स को लेकर के, और उसके जो अलग अलग नियम हैं, चाहे वो फाइलिंग ऑफ सूट को लेकर के नियम हो, चाहे रिटन कम्युनिकेशन को रिसीव करने के नियम हो, इस प्रकार से चीज़ें आपसे पूछी जाती है। आर्बिट्रल अवार्ड हुआ, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी आपके लिए जरूरी सवाल है, और उसमें आप ये जरूर पढ़िएगा कि जो इंटरिम मीजर्स बाई कोर्ट है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जो इंटरिम मीजर्स लिए जाते हैं, अंतरिम मीजर्स लिए जाते हैं, वो क्या है, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरी यूनिट है वो आर्बिट्रल अवार्ड के और आर्बिट्रेशन की कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। कई बार उससे सीधा सवाल पूछा जाता है कि संख्या हमेशा विषम में क्यों होनी चाहिए। जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का जो कंपोजिशन है, जो उसके काम करने का तरीका है, ग्राउंड्स है, या किसी आर्बिट्रेटर के नियुक्ति को अगर चैलेंज करना चाहते हैं या प्रोसीडिंग को टर्मिनेट करना चाहते हैं, यहाँ से आपको सवाल मिलते हैं। और संख्या को लेकर के अक्सर सवाल मिलते हैं। संख्या को लेकर के जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो कई बार केस लॉ बेस्ड सवाल पूछा जाता है कि फला मामले में कहा गया या फला निर्णय में, ये वाद में ये कहा गया कि संख्या जो है विषम होनी चाहिए ट्रिब्यूनल में सदस्यों की। तो क्या उसका मुख्य कारण है? मुख्य कारण यही है कि आपने शुरुआत में पंच परमेश्वर सुना होगा, उसमें भी आपने पाया होगा कि अगर विषम संख्या नहीं रहेगी तो शायद मेजॉरिटी नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए 6 लोग हैं तो 3-3 हो गया, 8 लोग हैं 4-4 हो गया, लेकिन अगर 7 हैं तो जरूर 4-3 हो सकता है, 3-4 हो सकता है, इसलिए वो संख्या विषम होनी जरूरी है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के कंपोजिशन को लेकर के, उसके जुरिस्डिक्शन को लेकर के, जैसे आप किसी भी अन्य पेपर में कमीशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के बारे में आपको उसके काम करने का जो तौर तरीका है, प्लस उसके पावर्स जो है, फंक्शंस जो है, उसकी ड्यूटीज हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल पढ़नी है। आगे बढ़ें, आर्बिट्रल अवार्ड की मेकिंग को लेकर के, और जो प्रोसीडिंग है, टर्मिनेशन, उसकी प्रोसीडिंग है, आर्बिट्रल अवार्ड की जो प्रोसीडिंग है उसकी टर्मिनेशन को लेकर के आपसे खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो वो देख लीजिएगा कि जो आर्बिट्रल अवार्ड की मेकिंग है, उसकी टाइम लिमिट क्या है, कब तक बनेगी, और जो उसका सेटलमेंट है, और जो उसकी टर्मिनेशन है, प्रोसीडिंग की टर्मिनेशन कब कही जाएगी। आगे बढ़े तो जो तीसरी यूनिट में जब हम बढ़ते हैं कि अब जब अवार्ड आ गया तो जो आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट रिकोर्स क्या है, क्या मौजूद हैं, या अगर आप उसको सेटिसाइड कराना चाहते हैं तो क्या है। आर्बिट्रल अवार्ड की मैं यहाँ पर कहें कि उसका नेचर को लेकर के आपसे सवाल पूछा जाता है कि उसकी फाइनलिटी को लेकर के आप कमेंट कीजिए कि फाइनलिटी को लेकर के उसकी क्या स्थिति। जैसे सिविल कोर्ट का निर्णय है, वो कहीं पर अपीलेबल होता है, वो कहीं पर रिवीजन के लायक होता है, कहीं पर CRPC आप मतलब जो नया वाला एक्ट है उसमें भी आप पढ़ते हैं तो रिव्यू है, रिवीजन है, रेफरेंस भी है। तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपके पास आगे को है। तो यहाँ पे चूंकि कहें तो समझौते से चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये समझा जाए कि समझौते से चीज़ें हो गई, अवार्ड आ गया। जब अवार्ड आ गया तो क्या अब उस पर आगे कुछ हम नहीं कर सकते हैं, कुछ हमारे पास उसको अगर चैलेंज करना हो, आगे बढ़ना हो, तो क्या हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आपसे चीज़ें पूछी जाती है। वो देखिएगा, तो आपको रिकॉर्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड वाली लाइन जो है, सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड वाली है, उसकी फाइनलिटी को लेकर के, उसकी प्रकृति को लेकर के क्या स्थिति है उसमें देखना है। उसके बाद जो काउंसिल दी हुई है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया दिया हुआ है, वहाँ से आपको एक चीज़ देखना है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गठन है। पहली चीज़ तो उसको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आयोग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी इतने सारे आयोग के बीच में, और इसके जो दायित्वों को लेकर के है, जैसे इसमें चेयरपर्सन के बारे में, काउंसिल के बारे में, मेंबर के बारे में। तो जो इसका इनकॉर्पोरेशन है, जो इसकी कंपोजिशन है, जो इसका काम करने का तौर तरीका है, वो क्या है। क्या ये इसकी जो प्रकृति है, नेचर है, कोर्ट की तरह है, या ये एक जागो ग्राहक जागो जैसा काम कैंपेन है। यहाँ से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, यहाँ से आपके लिए सवाल बनता है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आपको 2 चीज़ें देखनी जरूरी है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में सबसे पहले तो आपको जानना है जरूरी कि कौन से ऐसे मसले हैं, कौन से ऐसे विवाद हैं जो इसमें जाएंगे, जो इसकी परिधि में आएंगे, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की परिधि में आएंगे।
और दूसरी चीज़ ये है कि जो जनरल रूल्स हैं एप्लीकेबल टू दिस दिस पार्ट, जो रूल्स हैं जो एप्लीकेबल टू दिस पार्ट हैं वो आप देखिएगा। आप सीपीसी पढ़ करके आए हैं, सीपीसी में आप फॉरेन कोर्ट पढ़ते हैं, फॉरेन जजमेंट पढ़ते हैं। तो जैसे सीपीसी सिविल मसलों के लिए बड़ी कोर्ट है, मुख्य कोर्ट है, सीपीसी के मसलों में अगर फॉरेन कोर्ट से कोई डिसीजन आ रहा है, अगर कोई फॉरेन जजमेंट आ रहा है, तो भी हम लोग ये देखते हैं कि उस फॉरेन कोर्ट के जजमेंट का, फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या है, उसका हमारे यहाँ पर लागू होना, पालन हो पाना संभव है या नहीं है। वैसे ही इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के जो जनरल रूल्स हैं और उनके इन्फोर्समेंट को लेकर के, यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर जजमेंट शब्द ना लिख करके आपको अवार्ड शब्द मिलता है। तो अवार्ड शब्द मिलने का मतलब ये है कि वो जो अवार्ड है वो जजमेंट के जैसा ही है, जजमेंट के बराबर की हैसियत रखता है, जैसा हम बोल सकते हैं। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आप वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन है, कुछ कन्वेंशन है जिसमें इंटरनेशनल लॉ की तरह कन्वेंशन से तमाम सारी चीज़ें निकल के बाहर आई हैं। और हम लोग जब सबसे ऊपर वाली बात कर रहे थे आर्बिट्रेशन की, तो वहाँ पर एक मॉडल है UNCITRAL अनसिट्राल मॉडल ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो उस समय का कहें तो द फाइनेस्ट लॉ है ऑन आर्बिट्रेशन। उसको भी जब आप शुरुआत में सैलिएंट फीचर्स पढ़ रहे हो उस एक्ट के, तो एक बार देखिएगा कि वो हमारे लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कॉन्स्टिट्यूशन का जो संबंध है उस तरीके से थोड़ा उसका और हमारे ADR का संबंध है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आर्बिट्रेशन के को लेकर के, आर्बिट्रल अवार्ड को लेकर के, इसके अगेंस्ट रेमेडीज़ को लेकर, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को लेकर के, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को लेकर के, इसकी नीड, इसके डेवलपमेंट को लेकर के खूब कायदे से तैयार करके जाइएगा। और प्रयास ये करिए कि कुछ विषयों, मतलब कुछ टॉपिक्स पर आपको केस लॉज पढ़ने बहुत ज़रूरी है, तो केस लॉज जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको खूब सवाल पूछे जाते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके इस पेपर के लिए, और आपका जो भी अगला पेपर कुछ भी होगा, कुछ ऑप्शनल है मुझे लगता है, तो ऑप्शनल में आप एक काम ये कर सकें कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पर मुझे आप अपना सिलेबस भेज दीजिए, क्योंकि मेरे पास शायद कुछ सिलेबस कम है और लगता है मुझे कि विषय ज़्यादा है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके इस पेपर के लिए। अगले वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समझ उपस्थित हो जाऊँगा, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।